मामा, मैं आपको कह रही हूँ ना कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इशाल, एक बार फिर सोच लो। मेरा दिल नहीं मानता कि तुम इतनी दूर जाओ। आलिया बेगम का बस चलता तो उसे कभी घर से बाहर नहीं निकलने देती, लेकिन इशाल की लंबी अरसे की कोशिशों और उसके बाप की मदद के ज़रिए आखिर वो आलिया बेगम को राज़ी करने में कामयाब हो गई थी। मामा, मैं यहाँ लाहौर ही तो जा रही हूँ, कौन सा किसी दूसरे मुल्क जा रही हूँ। इशाल, रज़ा, मैं परेशान हूँ और तुम्हें मज़ाक सूझ रहा है। वो जानती थी उसकी माँ के लिए ये मुश्किल है। जब से उसने होश संभाली तब से उसकी माँ को उसी अजीब खौफ में देखा था। उनके बैरूनी दरवाजे पर 5 से 6 मुख्तलिफ किस्म के लॉक थे। वो ऐसे इलाके में रहना पसंद करती थी जहाँ आसपास कम लोग हों। उसके बाप और माँ की अलहदगी के बाद से वो ऐसी ही थी। तुम वादा करो कि तुम अनजान लोगों से दूर रहोगी और किसी पर यकीन नहीं करोगी और कोई भी मसला हुआ तो फौरन वापस आ जाओगी। इशाल से भी अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी तो अपनी माँ के गले लग गई। मामा, आप परेशान नहीं हो, बाबा भी तो वहीं रहते हैं और मैं किसी अनजान पर भरोसा नहीं करूँगी। उसकी बस का वक्त हो गया था, इसलिए वो आंसू साफ करती उसे दुआओं से रुखसत करने लगी। उन्हें अब 2 साल अकेले गुजारने थे। इशाल की खुशी दीदनी थी। उसे इतना खुश देखकर दिल से दुआ निकली, या मेरे रब, हमारे गुनाहों की सज़ा हमारी बच्ची को न देना। इशाल लाहौर अपने बाबा के साथ रहती थी। उसने एक निजी और मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उसके बाबा ने इस फैसले में उसका साथ तो दिया, लेकिन उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी के करीब ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने का फैसला किया। अब वो वहीं थी, लेकिन उसे यहाँ आते ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैंने तो फीस भी जमा करवा दी थी और आप कह रही हैं कि यहाँ मेरे नाम से कोई एंट्री ही नहीं। देखें मिस, मैंने अच्छे से देख लिया है, लेकिन आपके नाम से यहाँ कोई रूम नहीं है। इशाल ने फीस की रसीद निकाल के सामने रख दी। ये देखें, मैंने पूरे साल की फीस भरी है। मिस, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, मैं मैम को बुलाती हूँ। वो लड़की वहाँ की हेड को बुला लाई। इशाल से बात करके और रसीद देखकर वो माफ़ी मांगने लगी। मैं आपसे माजरत करती हूँ, लेकिन हमारे तमाम कमरे फुल हैं। प्लीज़, कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ऐसे शॉर्ट नोटिस पर तो मैं किसी हॉस्टल नहीं जा सकती। प्लीज़ आप कोई रास्ता ढूंढें। इशाल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इतनी मेहनत के बाद उसे यहाँ एडमिशन मिला था। अब अगर उसे रहने के लिए जगह ना मिली तो उसे वापस जाना पड़ेगा। देखें, एक रूम है, वहाँ सिर्फ एक लड़की रुकी है, लेकिन उसने पूरे रूम के लिए फीस जमा करवाई है। अगर वो मान जाए तो हो सकता है कुछ, तो आप इससे बात करें, क्योंकि इस सब में आपकी गलती है। इशाल का अब क्या बनेगा, ये लड़की के जवाब पर मुनहसिर करता था। यकीनन वो किसी मालदार की बेटी होगी जो पूरे कमरे में अकेली रहना चाहती थी। वो जानती थी यहाँ हर कमरे में 2 लड़कियों का इंतजाम था और उसने भारी फीस जमा की थी। वो जो कोई भी थी इशाल को साथ रखने के लिए तैयार थी, लेकिन उस रिसेप्शन पे मौजूद लड़की की बातों ने उसे डरा दिया था। देखो, इस लड़की के साथ रहना मुश्किल है। ऐसा क्यों, ये तो अब तुम खुद देख लेना। इशाल जब कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले उसने कमरे का जायजा लिया था। कमरा साफ और वसी था। 2 सिंगल बेड थे, 2 स्टडी टेबल भी मौजूद थे। एक बड़ी अलमारी कपड़ों और दीगर सामान के लिए थी। कमरे के एक तरफ पर्दा लगा था। वो अपना सामान कमरे के हाली साइड पर रख कर इस तरफ बढ़ी जब पर्दे के पीछे से आती लड़की से टकराते हुए बची। शायद ये वही लड़की थी। उसने हाथों में चाय के कप थाम रखे थे, लेकिन वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुई थी। बेहद काले बाल, ग्रे रंग की आंखें, चेहरे के एक तरफ उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की सिर्फ एक साइड ही दिख रही थी। इशाल बेख्तियार ही अपना मुवाजना करने लगी। भूरे रंग के कटे हुए बाल, वो भी खूबसूरत थी, लेकिन उसका वजन ज्यादा था, जिसकी वजह से उस पर कई बार तनकीद की गई थी। मैंने सोचा तुम थक गई होगी। नजरें झुकाए वो एक कप उसकी तरफ बढ़ा रही थी। वो अटक अटक कर इशाल से कह रही थी, ओह थैंक यू सो मच। वो शर्मीले से अंदाज में मुस्कुराई और उसके सामने से हट गई। इशाल ने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था। वो जानती थी कि यहाँ उसके अलावा भी कोई है। कौन है? उसे फिर से कोई अपने पीछे महसूस हो रहा था। वो जान चुकी थी कि ये उसके आखिरी लम्हात हैं। इशाल को लग रहा था कि वो जमीन पर गिर जाएगी। नहीं, अगर ये ही मेरे आखिरी लम्हे हैं तो मैं उसका सामना बहादुरी से करूंगी। तुम जो कोई भी हो, सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती। तुमने मुझे मारना ही है तो सामने आओ, डरो नहीं। इशाल ने शीशे में खुद के पीछे किसी को खड़ा देखा।
वो चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो एक ताकतवर शख्स लग रहा था। उसे देखकर सारी बहादुरी हवा हो गई। अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी वो कि उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कनपटी पर बंदूक तान दी। वो इशाल के कांपते हुए वजूद को महसूस कर सकता था। तुम्हारी भी बारी आएगी, पर अभी नहीं। ये कहकर उसने बंदूक की पिछली साइड से उसके सर पर वार किया और फिर उसे गिरने के लिए छोड़ दिया। जब इशाल को होश आई तो वो फर्श पर पड़ी थी। सर में बहुत दर्द हो रहा था। हाथ लगाकर देखा तो उसे कुछ गीला महसूस हुआ। शायद सर से खून बह रहा था। उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। वो जैसे तैसे लैंडलाइन तक पहुंची और एम्बुलेंस को फोन मिला दिया। उसे याद नहीं था कि उसने फोन पर क्या कहा। वो फोन फेंककर दोबारा अपने बाबा के पास भागी। रजा साहब और इशाल ज्यादा करीब तो नहीं थे, लेकिन बाप के बेजान वजूद से लिपट कर वो रोने लगी। उसे कोई होश नहीं था कि कब एम्बुलेंस और पुलिस वहां पहुंची और कब उसे उसके बाप के वजूद से अलग किया गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में थी। सर पर पट्टी की जा चुकी थी। पुलिस उससे बयान ले रही थी, लेकिन वो कुछ भी बताने में नाकाम रही। तफ्तीश की जा रही थी। पुलिस को लगता था कि ये चोरी का मामला था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस शख्स ने उसे कत्ल क्यों नहीं किया। उसे अभी ये सब मामा को बताना था, लेकिन जब कोई फैसला ना कर पाई तो ये काम पुलिस पर छोड़ दिया। इशाल, तुम अभी वापस आ रही हो। मामा, आपको यहाँ आना चाहिए और आप उल्टा मुझे वापस बुला रही हैं। वो तो उलझ कर रह गई थी। मैंने कहा ना कि वापस आ जाओ। नहीं मामा, आप मुझे वजह बताएं, वरना ये बात यहीं छोड़ दें। उसके बाप को दफना दिया गया था, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी। वो नहीं जानती थी कि उसके माँ बाप अलग क्यों हुए। उसके वालिद माहाना एक बड़ी रकम उन्हें भेजते थे। उसकी माँ चंद सालों बाद शहर बदल लेती थी, जिस वजह से वो कभी कोई दोस्त नहीं बना पाई। ये सब उसे डिप्रेस कर देता था, लेकिन फिर उसने किसी भी जगह को घर समझना ही छोड़ दिया। उससे उसे नई जगह मुंतकिल होने में आसानी होने लगी। एक हफ्ते बाद वो दोबारा यूनिवर्सिटी गई थी। जिनको उसके वालिद के कत्ल का पता लगा था वो उससे अफसोस करने लगे। वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। ख्वाब में वो साया उसे आकर डराता था। रोज ही हुरैन को उसे जगाना पड़ता। वो इस बात के लिए हुरैन से माफी मांगती, लेकिन वो ये कहकर टाल देती कि वो ये सब अच्छे से जानती है। न जाने क्या जख्म थे उसकी रूह को, ये पूछने की हिम्मत इशाल ना कर सकी। अदील और सितारा उसके पास बैठे थे। वो तीनों एक ग्रुप में थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बाबा का सुनकर। क्या कुछ पता लग सका? नहीं, अभी तक नहीं। इशाल इस सबसे उकता चुकी थी। सितारा और अदील भी बाकी तालिब इल्म की तरह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अदील एक आवारा किस्म का इंसान था जिससे इशाल दूर ही रहती। उसने उसे कई बार सफेद रंग का पाउडर सूंघते हुए देखा था। अरे छोड़ो ये सब और हमारे साथ चलो, तुम अच्छा महसूस करोगी। अदील के जवाब में इशाल ने इनकार कर दिया। हाँ, अदील ठीक कह रहा है। क्लास के और भी स्टूडेंट चल रहे हैं, मैं भी साथ हूँगी। नहीं सितारा, फिर कभी सही। लेकिन उसके बार बार के इसरार पर उसे हामी भरनी पड़ी। वो लोग इस वक्त अनारकली में घूम रहे थे। सितारा, अदील, इशाल और नईमा, जो कि सितारा की दोस्त थी, इकट्ठे थे। बाकी स्टूडेंट भी ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अदील हर आती जाती लड़की को छेड़ रहा था, जिस पर अब नईमा उसके कान खींचने लगी थी। वो सही थे। यहाँ की रौनक देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल में गम बदस्तूर कायम था। एक के बाद एक दिन गुजरने लगा और वो भी दोबारा इस झटके की गिरफ्त से आज़ाद होने लगी। इस दौरान वो हुरैन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी। वो कराची से थी। उसके वालिद एक नामवर सियासतदान थे, लेकिन वो अपने घर वालों का जिक्र नहीं करती थी। उसका मेजर इकोनॉमिक्स था, क्योंकि ये उसके वालिद की ख्वाहिश थी। ये तुम क्या कर रही हो? हुरैन को निचला होंठ चुबाते देखकर पूछने लगी। कल असाइनमेंट सबमिट करवानी है और मुझे कुछ नहीं आता। इशाल ने देखा तो वो मैथ के सारे सवाल गलत कर रही थी। ये तो गलत है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। इशाल का मेजर चूंकि मैथ्स था, इसलिए उसने बआसानी सब सवाल हल कर लिए। थैंक यू इशाल आपी। अरे बस इशाल कहो, अब तो हम दोस्त हैं। हुरैन, हम आज बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलो। इशाल उसे हमेशा की तरह पूछ रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कभी तो चलो, ऐसे खुद को बंद करके रखना अच्छा नहीं। मैं ठीक हूँ, अगर बाहर जाऊंगी तो सब घूरेंगे। तुम वो सब मत सोचो और चलो साथ। इशाल ने उसका बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन वो ऐसे फुर्ती से दूर हुई जैसे वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। प्लीज आप जाएं। खुद में सिमटी वो अब कांपती हुई कह रही थी।
पहले तो इशाल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसे तन्हा छोड़ना बेहतर जाना। इन चारों का ग्रुप एक टेबल पर बैठा फैसला कर रहा था कि क्या मंगवाया जाए, जबकि इशाल हुरैन के बारे में सोच रही थी। आखिर मसला क्या है उसे? इशाल, तुम क्या खाओगी? जो भी तुम लोग मंगवा रहे हो। जब सबने डिसाइड कर लिया तो सितारा और अदील ऑर्डर लेने चले गए। इशाल को महसूस हो रहा था जैसे इसे कोई देख रहा हो। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई पर उसे कोई नहीं देख रहा था। कई दिनों से उसे ये अजीब सा एहसास हो रहा था, शायद जो कुछ बाबा के घर में हुआ उस वजह से। वो उस दिन के बाद से शीशे में खुद को ठीक से नहीं देख पाती थी। अजीब कैफियत थी। अदील और सितारा वापस आए तो अदील ने इशाल को उसकी ड्रिंक और ऑर्डर दे दिया। इशाल अपनी सोचों में मगन खाने के साथ इंसाफ करने लगी। उसे मामा की तरफ से भी परेशानी थी। वो जब भी बातें करते उसे वापस आने का कहती। इशाल ने जाविया बदला तो इसकी नज़र सामने बैठे अदील पर पड़ी, जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों में जो भी था उससे इशाल कांप उठी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं तो अब हॉस्टल जाऊंगी, इशाल ने फौरन से कहा। अरे नहीं, अभी तो रात जवान है, कहीं मज़ा करने चलते हैं। सितारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इशाल को सब कुछ चकराता दिख रहा था और तबीयत भी अजीब हो रही थी। खुद को संभाल कर उठ खड़ी हुई। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ, बस जरा थक गई हूँ। फिर भी तुम इस वक्त अकेली जाओगी? इशाल सर पर हाथ रख के बिना जवाब के आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ने लगी। अरे तुम लोग फिक्र ना करो, मैं छोड़ आता हूँ। अदील मौका देखकर इशाल के पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सितारा और नईमा कंधे उचकाकर रह गईं। बाहर भी लोगों का हजूम था और उसे एक की जगह दो दो लोग दिख रहे थे। लड़खड़ाते हुए वो एक अंधेरी गली की तरफ मुड़ गई। अदील बाहर आया तो उसे इशाल आसपास नहीं दिखी। शायद वो इस तरफ चली गई थी जहाँ टैक्सी खड़ी हुई थी। इशाल को लग रहा था कि वो गिर जाएगी, लेकिन वो एक सुनसान गली में थी। उसे जो दिख रहा था अब उसकी जगह बस अंधेरा था। वो कब सड़क पर गिरे उसे पता भी ना लगा। उसे होश आ रही थी। खुद को नींद से बेदार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। नरम मुलायम बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी, लेकिन इर्द गिर्द का मंजर देखकर एकदम उठ बैठी। वो किसी अनजान जगह पर थी। कमरे में बेड, ड्रेसिंग टेबल और एक सोफे के अलावा कुछ नहीं था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से पर्दे उठे हुए थे जिनसे आती धूप कमरे को और रोशन कर रही थी। लेकिन जिसने उसकी सांसों को जकड़ लिया था वो उसके सामने सोफे पर बैठा शख्स था। लगता है काफी अच्छे से सोई तुम, उसने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा और इशाल कंबल को खुद के मजीद करीब खींचकर रह गई। वो यहाँ कैसे पहुंची? इशाल अब अपने जहन पर जोर देने लगी, पर आखिरी बात जो उसे याद थी वो सबके साथ डिनर की थी। ये वही था जिससे वो यूनिवर्सिटी में टकराई थी। क्या हुआ है उसके साथ? वो यहाँ कैसे? ये सब सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई और वो कुछ कहने की भी हिम्मत ना कर पाई। मुझे तुम सड़क पर गिरी हुई मिली, तुम बेहोश थी, इसीलिए यहाँ ले आया। वो उसे गौर से देखते हुए कहने लगा। इशाल ने अपने आंसू हल्क से नीचे उतारे और सवाल करने लगी, यहाँ क्यों? वो बेहोश सड़क के किनारे। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारा बैग चेक किया, शनाख्ती कार्ड पे जो नंबर था वो बंद था। तुम्हारे मोबाइल पे पासवर्ड था और एड्रेस एक पोस्ट ऑफिस का था। अब मैं तुम्हें पोस्ट तो नहीं कर सकता, वरना तुम्हारे घर ले जाता। इशाल मामले की संगीनी समझ रही थी। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या जमानत थी कि ये शख्स उसके साथ कुछ बुरा करने का इरादा नहीं रखता था। वो यहाँ पर उसकी मर्जी की गुलाम थी और वो कुछ भी कर सकता था। ये सोच ही जहर थी। घबराओ नहीं, मुझे किसी लाचार से जबरदस्ती का कोई शौक नहीं। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हें जाना होगा मैं छोड़ आऊंगा। बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। इशाल इस बंद दरवाजे की तरफ गई तो वो बाथरूम निकला। उसने जल्दी से एक सरसरी निगाह शीशे पर डाली। उससे ज्यादा देर वो शीशे में नहीं देख पाती थी। उसका काजल आंखों के गिर्द फैला हुआ था। कंधों तक कटे हुए बाल चारों सिमत इशारे कर रहे थे। कौन लोग, आखिर कौन लोग होते हैं जो जागने के बाद चुड़ैलों जैसे नहीं लगते? बड़बड़ाते हुए उसने मुंह धोया और फिर उंगलियों से बाल सुलझाती उसकी तलाश में निकल गई। वो टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। टेबल के एक साइड पर उसके लिए भी ऑमलेट और चाय का कप रखा था। नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अभी जाना पसंद करूँगी। लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता लुक़्मे लेने में मसरूफ़ हो गया।
इशाल ने कहीं कोई तस्वीर या कोई जाती चीज नहीं देखी थी। हर जगह साफ थी, फर्नीचर और जरूरत की चीजें। वो घर नहीं, एक मकान था, कोई सजावटी सामान नहीं। वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी। जब खामोशी तंग करने लगी तो बेख्तियार पूछ उठी, आपकी बीवी और बच्चे नहीं दिख रहे? सामने वाले की रगें तन गईं। वो कुर्सी को यकदम पीछे धकेलता उठ खड़ा हुआ। इशाल भी डर के खड़ी हो गई। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? चलो, इसे हुक्म देता वो वहां से चल दिया। इशाल भी उसके पीछे चल दी और खामोशी इख्तियार कर ली। वो पिछले आधे घंटे से उसके साथ गाड़ी में थी और हॉस्टल का एड्रेस बताने के अलावा खामोश थी। मैंने आज खामोश रहने का रिकॉर्ड ही बना लिया, दिल ही दिल में सोच रही थी जब उसने गाड़ी हॉस्टल के सामने रोक दी। शायद मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बैग संभालते हुए सोचने लगी, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता। तुम्हें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इशाल उसे देखने लगी। अब तक उसने पहली बार उसे गौर से देखा था। बिलाशुबा वो एक वजीह मर्द था। आप भी तो अनजान हैं मेरे लिए, और तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। मैं कातिल या रेपिस्ट हो सकता हूँ। वो उसे यकीनन डरा रहा था, लेकिन क्यों? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानकर क्या करोगी? अगर आप कातिल या रेपिस्ट हैं तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी। इशाल की बात पर वो मुस्कुरा पड़ा। मेरा नाम नाज है। नाज? ये कुछ अजीब नाम नहीं? तुम्हें जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हें कत्ल ना करने के इरादे पे मुझे अफसोस हो। उसकी बात से इशाल हंस पड़ी और नाज इशाल को देखता ही रह गया। तो फिर मुझे बचाने और कत्ल ना करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर नाज। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गई और हॉस्टल में चली गई। इशाल, कहाँ थी आप? मैं कितनी परेशान थी। आप सारी रात वापस नहीं आई। अगर आज भी ना आती तो हम पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। हुरैन उसे देखते ही बोली। शायद वो सारी रात रोती रही थी। उसकी ग्रे रंग की आंखें सुर्ख थीं। इशाल को शर्मिंदगी होने लगी। मुझे माफ कर दो हुरैन। इशाल ने उसे सारी आपबीती सुना दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर नाज ना होता तो मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या होता मेरे साथ। वो दिल से उसकी इज्जत करने लगी थी। मैंने हॉस्टल इंतजामिया को बताया, पर उन्होंने मुझे आज रात तक इंतजार करने को कहा। आपके मोबाइल पर कॉल की, वो बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसे नहीं डराऊंगी। और चलो, अब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार भी होना है। आप जाएं, मैं तो रात की नींद पूरी करूंगी। इशाल तैयार होती नाज के बारे में सोचती वहां से चली गई। वो इशाल से काफी बड़ा था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने देखा कि उसका शिनाख्ती कार्ड तो था ही नहीं। कहीं वो नाज के पास तो नहीं रह गया। मुझे तो इसके नाम के अलावा कुछ पता भी नहीं। आखिर मैंने तभी क्यों ना देख लिया। अपने आप पर अफसोस करती वो क्लास में चली गई। वहाँ अदील और सितारा को देखकर उसे कल रात वापस याद आ गई। अदील उसे मुसलसल अजीब निगाहों से देख रहा था। कहीं इस सब में उसी का हाथ तो नहीं था। क्लास के बाद उसे प्रोफेसर उमर से मिलने जाना था, क्योंकि उसे असाइनमेंट में कम मार्क्स दिए गए थे। वो अब उनके ऑफिस के बाहर खड़ी दाखिल होने की इजाजत मांग रही थी। सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? इशाल, आ जाएं, क्या बात है? इशाल ने असाइनमेंट उनके टेबल पर रख दी। मुझे इस असाइनमेंट में कम नंबर दिए गए हैं, जबकि इसमें कोई गलती नहीं। प्रोफेसर उमर उसकी असाइनमेंट चेक करने लगे। नंबर आपकी कारकर्दगी के मुताबिक दिए गए हैं, लेकिन सर इसमें तो कोई गलती नहीं। ये देखिए, आपने यहाँ पर गलत रोल अप्लाई किया है। वो उसे बताने लगे तो इशाल को शर्मिंदगी होने लगी। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। शाह, आखिरकार इतने अरसे बाद तुमने अपना दीदार करवा ही दिया। मैं मसरूफ था, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। सुना है आजकल उस लड़की पर नजर रख रहे हो तुम। वो लड़की उसकी माँ तक पहुँचने का जरिया है। उसे खत्म कर दो। तुम्हारी उसमें दिलचस्पी मुझे पसंद नहीं। उसमें माँ खुद ब खुद बिल से बाहर निकलेगी। मुराद साहब, आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन ये मत भूले मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है। उसके बाप की तरह ही उसकी जिंदगी का फैसला भी मेरा होगा। वो मेरे कर्जदार हैं और ये कर्ज उसकी नस्ल तक खत्म करके वसूल करूंगा। बहुत अच्छे। मुझे डर था कि कहीं तुम अपना मकसद तो नहीं भूल गए। कोई अपने जिंदा रहने का मकसद नहीं भूलता। क्या आपने मुझे इस बात के लिए यहाँ बुलाया? मुराद का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उम्र के इस हिस्से में भी वो एक खूबसूरत लड़की को पास बिठाए उसके बालों में हाथ फेर रहा था।
शाह को नहीं पसंद था कि काम की बात के वक्त कोई और वहाँ मौजूद हो, लेकिन मुराद इन सब का बॉस था और उसे इस लड़की से कुछ ज्यादा ही उनसियत हो गई थी। वो पिछले 2 साल से हर वक्त मुराद के साथ होती थी। क्या उमर आब्दी ने रिपोर्ट वापस ले ली? उमर आब्दी एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और उसने उनके एक क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुराद चाहता था उसके बीवी बच्चों को उसके लिए इबरत का निशाना बना दिया जाए, लेकिन ये शाह का स्टाइल नहीं था। उसे ऐसे लोगों से जाती तौर पर मिलना पसंद था। हाँ, वो मसला तभी हल हो गया था। शाह को याद था कैसे उसे देखते ही उमर की हालत गैर हो गई थी। आज रात ट्रक कराची से सामान ला रहा है, तुम्हें ख्याल रखना है कि काम में कोई रुकावट ना आए। ये सब कुछ तो नूरी देखता है ना? हाँ, लेकिन पुलिस की नज़र हम पर है, इसलिए तुम्हें भी जाना होगा। शाह को ये सब करना पसंद नहीं था। वो तो इन लोगों को दुनिया से हटाना पसंद करता था जो उनके खिलाफ सर उठाते थे। मुराद के साथ बैठी लड़की उसे बगौर देख रही थी, लेकिन वो अपने औकात से वाकिफ थी। शुरू में वो बहुत चिल्लाती थी और मुराद ने उसकी जुबान काट दी। उसके बाद से मुकम्मल खामोशी। मुझे ये काम उकता देता है, एक जगह खड़े रहना, सामान का इंतजार करना और फिर इसे मंजिल तक पहुंचाना, ये सब बोर कर देता है। उसकी बात सुनकर मुराद जोरदार कहकहा लगाने लगा। माय बॉय, तुमसे बेहतर कोई नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। वैसे तुम्हारा चर्चा कराची तक पहुंच चुका है और हाथ तुम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। वो दोनों ही हाथ को कभी नहीं मिले थे और ना ही जानते थे कि वो कैसा दिखता है। उसका असल नाम बहुत कम लोग जानते थे जुर्म की दुनिया में, और पुलिस वाले उसे बीस्ट के नाम से जानते थे। मशहूर बीस्ट से मुझ में क्या दिलचस्पी? ये तो सिर्फ वही बता सकता है। नाज इस वक्त थका हुआ सोने के लिए लेटा ही था जब उसे इशाल के शिनाख्ती कार्ड के बारे में याद आया जो वो यहीं भूल गई थी। या फिर यूं कहा जाए कि नाज ने उसे जानबूझकर वापस नहीं किया था, क्योंकि उसे इशाल से दोबारा मिलने के लिए एक बहाने की जरूरत थी। वो जिंदगी के उस हिस्से में था जहां आप हर किसी के लिए एहसासात महसूस नहीं करते। एक लंबे अरसे के बाद वो किसी के बारे में ऐसे सोच रहा था। हुरैन कल यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, लेकिन आज उसके पास कोई बहाना नहीं था। हमेशा की तरह काले घने बाल उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता मुहतात अंदाज से क्लास की तरफ बढ़ रही थी। ये वक्त उसके लिए मुश्किल होता था क्योंकि उसे ख्याल रखना होता था कि कोई उसे छू ना पाए। उसकी क्लास के लड़के और लड़कियां उसकी आदत पर उसे कभी चुड़ैल, पागल और कभी कुछ तो कभी कुछ कहते। हुरैन उनकी हर बात बआसानी सुन सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो लोग आहिस्ता आवाज में बात करते थे। यूनिवर्सिटी के पहले दिन उसे एक लड़के ने धक्का दिया था और वो आपे से बाहर हो गई थी। चीखने और इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। जब किसी प्रोफेसर ने खामोश करवाने के लिए उसे पकड़ना चाहा तो वो बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से उसके नाम पढ़ने लगे। रब्बात वो इंसान था जिसने इस काम में पहल की, लेकिन उसके लिए हुरैन का होना ना होना बराबर था। जबकि बाकी क्लास फेलो कभी इस पर कोई ड्रिंक गिरा देते, कभी वो पेंट से भरी होती और कभी कोई नूडल्स उसके सर पर उंडेल देता, तो कभी किसी चीज से उसे गिरा दिया जाता। कोई कभी उसकी मदद को ना आता और ना उसने किसी से मदद चाही। इशाल इस वक्त प्रोफेसर उमर के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी जब उसने यूनिवर्सिटी के अहाते में खड़े नाज को इधर उधर देखते पाया। इशाल को अपना आईडी उससे लेना था, इसलिए प्रोफेसर उमर से इजाजत लेकर उसकी तरफ बढ़ गई। नाज, आप यहाँ? उसने उस दिन की तरह ग्लासेस लगा रखे थे। हाँ, तुम अपना आईडी भूल गई थी, मैं वो लौटाने आया था। इशाल को आईडी पकड़ाकर उसने अपना हाथ पॉकेट में डाल दिया। उसका ध्यान इशाल के पीछे किसी चीज पर था। इशाल ने मुड़कर देखा तो प्रोफेसर उमर इन दोनों को देख रहे थे। उनकी तवज्जो पाकर वहां से चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ये हॉस्टल पोस्ट कर देते। हाँ, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें देता जाऊँ। अब मैं इजाजत चाहूंगा। न जाने इशाल का दिल क्यों किया कि वो अभी ना जाए, इसलिए उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे बढ़ गई, जिसे सुनकर नाज रुक गया। मैं आपको उस दिन भी ठीक से शुक्रिया नहीं कह पाई और मुझे उससे पहले वाले मामले पर सॉरी कहना था। वो इधर उधर देखते हुए कह रही थी जैसे कुछ चोरी करते पकड़ी गई हो। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चाय पीने चलेंगे? थैंक यू ट्रीट। इसकी बात पर नाज ने अपने अब्रू उचका दिए तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे इशाल, ये तुम क्या कह रही हो? वो क्या सोचेगा? खुद को डांटती वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगी जब नाज ने उसे रोक लिया।
हाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा अगर तुम्हें कोई मसला नहीं। वो दोनों इस वक्त करीबी कॉफ़ी शॉप में थे। वहाँ इन दोनों के अलावा स्टूडेंट्स का हजूम था। बैरा इन दोनों के आगे कप और कुछ रिफ्रेशमेंट रख कर चला गया। खामोशी को तोड़ने के लिए इशाल बोलने लगी, तो आप क्या काम करते हैं? क्या तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? नाज मुस्कुराते हुए पूछने लगा। हो सकता है, आखिर क्यों नहीं। जब मैं अपनी कंपनी खोलूंगी तो वहाँ आपको हायर करने का सोचूंगी। इशाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस? मैं देखता हूँ कि हमारे क्लाइंट्स कोई मुश्किल खड़ी ना कर दें या उनके और हमारे दरमियान कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे। ओह, काफ़ी डिमांडिंग लगता है। हाँ बहुत। इशाल नोट कर रही थी कि नाज ने सामने रखी किसी चीज़ को नहीं खाया था, बल्कि बस कप हाथ में पकड़कर बैठा था। अगर आप चाय नहीं पीते तो बता देते। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? इशाल ने भी झट से पूछा। इसमें जहर हो सकता है। मुंह में लिए सिप को कप में वापस उंडेल कर उसने परे धकेला और उसे देखने लगी। जहर? उसके तासुरात देखकर नाज एक जानदार कहकहा लगाने लगा। शॉप में मौजूद कई स्टूडेंट्स इनकी तरफ देखने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जहर है, लेकिन मैं ऐसे कुछ भी खाने पीने से परहेज करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जैसे कोई मुझे जहर दे देगा। इशाल अब हैरानो परेशान उसे देख रही थी। भला ये कैसी बात हुई? ये भी एक किस्म का फोबिया है। उसने कंधे उचकाकर कहा, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। नाज खड़े होकर कहने लगा और इशाल भी उठ खड़ी हुई। हाँ, मेरी अभी काफ़ी क्लासेस बाकी हैं।